जी स्टूडेंट्स, अब सेशन शुरू हो गया तो सेकंड। सो अगर हम मेथड यूज करते हैं यहाँ पर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, तो हमारा आंसर आ रहा है 34,163 और 38,837, ये मैंने हाईलाइट किया। और अगर मैं मेथड यूज करता हूँ अलजेब्रिक, तो यहाँ पर भी आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, कोई फर्क नहीं आ रहा। लेकिन ये याद रखिएगा कि सम टाइम 1 और 2 रुपीस का फर्क रह जाता है राउंडिंग की वजह से। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा स्टेप आज मुकम्मल हुआ, जो यहाँ से मैंने शुरू किया था, एंड दैट इज रीअपोर्शनमेंट। इसमें 3 मेथड होते हैं। ठीक है जी, अब इससे आगे हम चलेंगे नंबर 4 की तरफ। तो उसको जाने से पहले किसी को भी क्वेश्चन हो यहाँ तक तो मुझसे बात कर सकते हैं। उसके बाद आगे छोटे छोटे स्टेप हैं, तो उसको आज मैं मुकम्मल कर दूंगा सारे स्टेप्स को। सर क्वेश्चन पूछना था आपके पास? हेलो सर, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है बच्चे। सर ये जैसे कि आपने इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके ये y निकाला है या z निकाला है और ये दोनों निकाला, इसी तरीके से आप बता रहे हैं कि एलिमिनेशन मेथड भी है। तो कैलकुलेटर में अगर डायरेक्ट ये हम निकाल लें, ये वर्किंग शो करनी यानी कि जरूरी है, या फिर कैलकुलेटर में अगर डायरेक्ट भी वैल्यूज इनकी निकाल के हम यहाँ लगा लें, कोई इशू नहीं है इसमें? हाँ नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन ये चूंकि ये क्वेश्चन जो आता है ना आपका मैथमेटिकल, ये वाला अलजेब्रिक मेथड, तो ये टोटल जो है ये 8 से 10 मार्क्स का होता है। तो इसकी मार्किंग स्कीम होती है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आप जरूर शो करें। जैसे मैंने इक्वेशन बनाई, वैल्यू पूरी करते हैं, उसके बाद बेशक एक ही स्टेप में कैलकुलेट करते हैं। यानी मैं इसको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। यानी ये स्टेप तो आपको करना पड़ेगा ना इक्वेशन बनाने वाला, फिर इस तरह ये पुट भी करते हैं वैल्यू, ये प्रॉपर। उसके बाद ये जो मैंने किया, बेशक आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ये और ये स्टेप। उसके बाद डायरेक्ट आप ये वैल्यू निकालो। ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये चीजें जरा थोड़ी सी शो करनी होती है, क्योंकि आप यहाँ जो लिख रहे हो वो फंक्शन आपने परफॉर्म करना होता है। बाकी ठीक है, आप कर सकते ओके सर, शुक्रिया। जी बच्चे, आपकी आवाज नहीं आई। मैंने कहा सर ओके शुक्रिया, समझ गया। ओके जी, अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट में, स्टेप नंबर 4। ठीक है, हमने पढ़ा था एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, रीअपॉर्शनमेंट। जब ये हमारी रीअपॉर्शनमेंट मुकम्मल हो जाती है, उसके बाद आपको बड़ा क्लियर नजर आता है कि हमारे सर्विस डिपार्टमेंट जो है वो जीरो हो चुके होते हैं। अब सिर्फ कॉस्ट किसके पास है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अब इसके बाद हमारा स्टेप नंबर 4 आता है, एंड दैट इज स्टेप नंबर 4 इज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है, अब हमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के लिए 2 मेथड पढ़े थे, जिसमें मेथड नंबर 1 हमने डिस्कस किया था, जहां पर कंपोजिट और ब्लैंकेट रेट है। ठीक है, और मेथड नंबर 2 हमने डिस्कस किया था, जहां पर डिपार्टमेंटल रेट है। और रेट्स का वर्ड यूज कर रहा हूं क्यों? क्योंकि अगर आपके पास 2 डिपार्टमेंट हैं तो नेचुरली 2 रेट होंगे, अगर 3 डिपार्टमेंट है तो 3 रेट होंगे। ठीक है जी, जितने आपके डिपार्टमेंट्स हैं उतने ही आपके रेट होंगे। हर डिपार्टमेंट का आपने सेपरेट रेट जो है वो कैलकुलेट करना है। ओके, अब इसके लिए आप फार्मूला क्या यूज करते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है, चाहे वो कंपोजिट हो या ब्लैंकेट हो, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस। ठीक है जी, और मैंने ये भी कहा था कि आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से, लेकिन इसके साथ मैंने ये कहा था कि मल्टीप्लाई, ये मैं लिख देता हूं, मल्टीप्लाई 100 इफ बेस इज गिवन इन कॉस्ट। ठीक है, अगर बेस कॉस्ट में है तो फिर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर सिंपल फार्मूला ये रहेगा, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ओवरहेड और एस्टिमेटेड डिवाइड बाय एस्टिमेटेड बेस। अब बेसिस कितनी होती है ये भी हमने डिस्कस किया था, यहीं पर लिख लेते हैं बेसिस, जिससे अपोर्शन करना है आपने। जिसमें पहली बेस हमने पढ़ी थी डायरेक्ट लेबर आवर्स, नंबर 2 मशीन आवर्स, नंबर 3 वॉल्यूम,
यानी यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, ये जो 3 बेसिस मैंने बताई हैं, यहाँ पर नो नीड टू मल्टीप्लाई विद 100, लेकिन 4, 5, 6 जो मैं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, नंबर 5 डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, एंड नंबर 6 प्राइम कॉस्ट। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी गिवन है। ठीक है जी, अब आप इससे आगे एक एग्जांपल लूंगा और एक एग्जांपल में हम दोनों रेट कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे दोनों रेट से आंसर सेम नहीं आता। ठीक है, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट का आंसर डिफर रहेगा ब्लैंकेट रेट वगैरह से। तो ये एग्जांपल जो अब मैं ले रहा हूँ ये कंटिन्यू करूंगा 5th स्टेप के लिए भी। तो यहीं से नीचे मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल। ठीक है जी, अब यहां मैं लिखता हूँ जी एलोकेटेड and apportioned cost after service department cost is transferred to production। ठीक है, और यहां पे लिखा हुआ है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, इसके लिए कॉस्ट दी हुई है, इसके लिए सॉरी हमें कॉस्ट दी हुई है 600,000, और दूसरा हम ले लेते हैं डिपार्टमेंट बी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डी, और इसकी हम एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है पोर्शन कॉस्ट ले लेते हैं 400,000। ठीक है, इसके अलावा फर्दर डाटा हमें वो दे रहा है। ठीक है, यहां पर डिपार्टमेंट ए और बी हम लेंगे डाटा में, डिपार्टमेंट ए और बी, और उसके बाद यहां से हम कॉस्ट कैलकुलेट कर देते हैं। जी, यहां मैं लिखूंगा डायरेक्ट लेबर आवर्स 200,000 और 20,000, और यहां लिखूंगा मशीन और 5,000 और 100,000। ठीक है, ये आपके सामने मैंने लिखा। अब मैं इसमें नीचे रिक्वायरमेंट लिखता जा रहा हूं और सॉल्व करता जा रहा हूं। ठीक है, बार बार रिक्वायरमेंट ए, रिक्वायरमेंट बी, रिक्वायरमेंट सी, इसी डाटा को यूज करते जाएंगे। तो रिक्वायरमेंट ए मेरी है कैलकुलेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बेस्ड ऑन लेबर आवर्स। ठीक है, बेस्ड ऑन लेबर आवर्स, और आगे मैं लिख रहा हूं ब्लैंकेट रेट। ये रिक्वायरमेंट मैंने कुछ खुद ऐड कर रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि मुख्तलिफ चीजों में मुख्तलिफ तरीकों से कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अब मैं अगर कैलकुलेट करूंगा तो ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर निकलेगा। अब चूंकि ब्लैंकेट रेट है, ब्लैंकेट रेट का मतलब क्या है कि ओवरहेड ऑर्गेनाइजेशन का एक ही रेट होगा। अब कैसे निकालोगे कि मैंने ओवरहेड तो प्रोडक्शन ए डिपार्टमेंट और बी डिपार्टमेंट दोनों को प्लस कर लूंगा, यानी ए डिपार्टमेंट के और बी के ये टोटल 1 मिलियन आ गए। ठीक है, यानी टोटल ओवरहेड्स जो हैं, टोटल ओवरहेड्स हमारे कितने हो गए जी 1 मिलियन। इसको प्लस किया 600,000 को और 400,000 दोनों को प्लस किया 1 मिलियन, और बेस क्या है मेरी लेबर आवर्स, तो लेबर आवर्स को भी कंबाइन कर लें, टोटल लेबर आवर्स। अब लेबर आवर्स हमें कितने दिए हुए जी, ए के 200,000 प्लस बी के 20,000, ये हमारे पास टोटल लेबर आवर्स आ गई। ये टोटल ओवरहेड, ये टोटल लेबर आवर्स। याद रखिएगा कि जब आपका ब्लैंकेट रेट होगा तो हर डिपार्टमेंट का सेपरेट रेट नहीं निकलेगा, कंबाइन करके एक रेट कैलकुलेट कर लेंगे। अब जब रेट कैलकुलेट किया तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय, ये सब एस्टिमेट ही है,
लेबर आवर बेस, सिंपल डिवाइड किया तो ये रेट 5 आ रहा है, लेकिन इसको मैं 2 डेसिमल तक अगर कन्वर्ट करूं तो ज्यादा बेटर होगा, यानी 4.55 पर लेबर आवर जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल इन दोनों को मैंने डिवाइड किया, ये समझ में आ गया। अब रिक्वायरमेंट बी की तरफ चलते हैं। अब मैं कहता हूं जी कैलकुलेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बेस्ड ऑन मशीन आवर्स, और ये भी हम कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ब्लैंकेट, अभी लेते हैं, अभी अलग नहीं करते, ब्लैंकेट रेट। ये अब मैंने कैलकुलेट करना है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन आवर। अब इसके लिए मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, एक तो वही सेम चाहिए, टोटल ओवरहेड कितने हैं वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये 100,000 1 मिलियन है, और अब मुझे टोटल चाहिए मशीन आवर्स। ठीक है, अब मशीन आवर्स टोटल कैसे करेंगे, ए के मशीन आवर्स है 5,000 और बी के मशीन आवर है 100,000, इन दोनों को ऐड कर लें 105,000। अब मैं अगर रेट निकालना चाहता हूँ ये आप 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 105,000, ये रेट 10 आ रहा है, लेकिन इसको 2 डेसिमल तक अगर कन्वर्ट करूं तो 9.52 पर मशीन आवर रेट आ रहा है। ठीक है जी, ये दो हिस्से हो गए, ये रिक्वायरमेंट बी। लेकिन ये याद रखेगा कंपनी एक टाइम में एक रेट यूज करती है, या वो लेबर आवर यूज करेगी या मशीन आवर यूज करेगी। अगर वो दो डिफरेंट रेट की तरफ जाना चाहती है तो उसके लिए फिर उसको ब्लैंकेट रेट नहीं, उसको आपको डिपार्टमेंटल रेट यूज करना पड़ेगा, जो मैं रिक्वायरमेंट सी में आ रहा हूँ। रिक्वायरमेंट सी, कैलकुलेट ओवरहेड रेट बेस्ड ऑन लेबर आवर, लेकिन यहां पर आपने कैलकुलेट करना है डिपार्टमेंटल रेट्स। ठीक है, लेकिन बेस उसने हमें बताई है ओवरहेड एब्सॉर्प्शन। अच्छा, मैं बेस भी छोड़ देता हूं, चले और आसान हो जाएगा। वो कहते हैं बस डिपार्टमेंटल रेट्स निकाल दें। ये अब ऑब्वियसली डिपार्टमेंट ए का अलग रेट निकलेगा, डिपार्टमेंट बी का सेपरेट निकलेगा। पहले तो ये डिसाइड करना जरूरी है कि डिपार्टमेंट ए का बेस क्या होगी। अच्छा, अब क्वेश्चन के अंदर अगर बेस ना दी हो तो केयरफुली मेरी बात को सुनिएगा। अगर आपको बेस गिवन नहीं है, तो फिर आप कैसे सिलेक्ट करोगे? उसके लिए सिंपल तरीका ये होता है कि आपको दो ही बेस दी हुई है, या वो लेबर आवर होगी या मशीन आवर होगी। आप देखो कि लेबर आवर किस में आपके ज्यादा है। अब देखो लेबर आवर ए में 200,000 है और बी में सिर्फ 20,000 है, और ये भी याद रखिए कि सर ज्यादा होना काफी नहीं है, बल्कि सिग्निफिकेंटली हायर होगा। जिस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपको ये नहीं बताएगा कि बेस क्या है, तो उसमें डाटा हमेशा इसी तरह होगा जैसे मैंने लिखा हुआ है, फिर ये एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट करके देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूं, जैसे मैं दोबारा लिखता हूँ, ए का 200,000 लिखता हूँ लेबर आवर और बी के 180,000 लिखता हूँ, तो ये दोनों बेसिस इक्वल है, ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये लेबर आवर ए में भी सिग्निफिकेंट है और बी में भी सिग्निफिकेंट है। तो इसलिए ये चीज ध्यान में रखनी है कि ए 200,000 है, लेबर आवर बी में 20,000। इसी तरह मशीन आवर देखिएगा, मशीन आवर ए में सिर्फ 5,000 है और बी में 100,000। नाउ इट बिकम्स इजियर फॉर मी टू सिलेक्ट द डिपार्टमेंटल रेट। तो ए के लिए मेरा रेट बेस होना चाहिए, इसको हाईलाइट करूंगा किस पर, लेबर आवर्स पर, और बी के लिए मुझे बेस करना चाहिए मशीन आवर्स पर। तो इसके अंदर क्या टेक्निक मैंने यूज की वो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और वो टेक्निक सिंपल इतनी सी है कि आपके जितने भी लेबर आवर्स हैं, जितने भी आपके डाटा दिया हुआ है, उसमें जो हाईएस्ट अमाउंट है और सिग्निफिकेंटली हायर है उसको आप बेस बनाओगे। ठीक है जी। अब मैं जब डिसाइड हो गया तो अब मैं कैलकुलेट करता हूं डिपार्टमेंट ए। ठीक है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर, अब ए का किस पर निकलेगा, पर लेबर आवर। ठीक हो गया जी, पर लेबर आवर डिसाइड हो चुका है। अब मुझे फार्मूले के मुताबिक क्या चाहिए, एस्टिमेटेड ओवरहेड्स। अब सिर्फ किसके ओवरहेड लूंगा,
ये डिपार्टमेंट ए के, ये मैं सेपरेट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके जेहन में रहे सिर्फ ए के, और ए के जो ओवरहेड्स हैं वो कितने हैं 600,000, और मुझे एस्टिमेटेड लेबर आवर्स चाहिए, लेबर आवर्स, और लेबर आवर्स किसके चाहिए डिपार्टमेंट ए के, तो डिपार्टमेंट ए के लेबर आवर्स हमें कितने दिए हुए हैं 200,000, ये 200,000 यहाँ ले आए। अब मैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा एस्टिमेटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस, जो भी बेस है इसको डिवाइड करें तो ये रेट आ गया, और अगर इसको मैं 2 डेसिमल तक भी लूं तो ये 3 ही आएगा, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिवली 3 बन रहा है। और यहाँ पर ये याद रखें मैंने एस्टिमेट लिखा और यहाँ टोटल लिखा, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क ये है कि टोटल में ये भी एस्टिमेटेड है, यहाँ पर टोटल मैंने इसलिए लिखा कि आपके ए और बी दोनों का सम है, यहाँ पर सिर्फ चूंकि लिखा हुआ ए तो ये सिर्फ ए का मैंने लिया है। इसी तरह अब आइएगा नीचे डिपार्टमेंटल बी, डिपार्टमेंट बी अब उसका रेट लेना है, और इसका भी डिसाइड हो चुका है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट में लूंगा किसका, किस बेस पर, मशीन आवर बेसिस, ये ऊपर डिसाइड हो चुका है, ठीक है। जब मशीन आवर बेसिस पे लूंगा, अब मुझे एस्टिमेटेड ओवरहेड्स चाहिए किस डिपार्टमेंट के, सिर्फ बी डिपार्टमेंट के, और बी डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स हैं 400,000। अब मुझे एस्टिमेटेड मशीन आवर्स चाहिए, और मशीन आवर्स एस्टिमेटेड कितने हैं सिर्फ बी डिपार्टमेंट के, ये देखिएगा बी सी 100,000, ठीक है। तो अब ओवरहेड एब्जॉर्प्शन के रेट कैसे निकलेगा 400,000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड मशीन आवर्स, इस पे डिवाइड कर दो, 4 रुपीज रेट आया, और इसको डेसिमल में भी करता हूं तो वही आंसर आ रहा है ₹4 पर मशीन आवर। ये रेट अब हमारे कैलकुलेट हो गए इस एग्जांपल में। अब देख सकते हो कि इस एग्जांपल में हमने सबसे पहले ब्लैंकेट रेट निकाले, और हमने ये अज्यूम किया कि अगर लेबर आवर बेस हो और अगर मशीन आवर बेस हो, लेकिन जब डिपार्टमेंटल रेट्स की तरफ वो आया तो उसने एग्जामिनर ने हमें ये मेंशन नहीं किया कि यहाँ पर किसके लिए कौन सी बेस लेनी है। उसके लिए भी हमने टेक्निक किसी क्वेश्चन में सीखी कि जहां आपके बेसिस सिग्निफिकेंटली हायर हो, सिग्निफिकेंटली उसको बेस लोगे, दूसरे को बेस नहीं लोगे, ठीक है। यानी यहाँ पर ए के लिए मैं मशीन आवर नहीं ले सकता और बी के लिए लेबर आवर नहीं ले सकता, ठीक है। लेकिन अगर एग्जामिनर लिख दे ये वाली बेस लो तो मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं ले लूंगा। ये हमारा अब नेक्स्ट स्टेप हो गया जो मैंने यहां से शुरू किया था, स्टेप 4 ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेशन करना। अब आइएगा स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। ओवरहेड्स टू प्रोडक्ट्स। अब यहां पर कैसे एब्जॉर्ब करना है उसकी तरफ आएंगे। यहाँ पर आपको ना पूरा एक एग्जांपल बना के देता है समटाइम, जिसमें मटेरियल कॉस्ट भी होती है, लेबर कॉस्ट भी होती है, और ओवरहेड आपने कैलकुलेट करके एब्जॉर्ब करने होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टोटल डाटा नया लेता हूँ, ठीक है। जो नया डाटा लेकर मैं सॉल्व करता हूँ, नई एग्जाम्पल बना लेते हैं, ऊपर वाली नहीं लेते। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ABC has received an order of 100 units of product GT. Following cost estimates are given. ठीक है। Materials usage per kg 3.2 kg, ठीक है जी। उसके बाद मैं लेता हूं लेबर आवर्स पर यूनिट, ये पर यूनिट लिखिएगा यहाँ पर, ये मैंने केजी गलती से लिख दिया। लेबर आवर्स पर यूनिट 2.5 आवर्स, ठीक है। मशीन आवर्स पर यूनिट, मशीन आवर्स पर यूनिट, इसको और आगे ले लेते हैं 2.5 इन डिपार्टमेंट ए एंड 0.5 इन डिपार्टमेंट बी, और मशीन आवर्स में ले लेता हूं 0.25 आवर्स इन डिपार्टमेंट ए एंड 2 आवर्स इन डिपार्टमेंट
मटेरियल प्राइस पर केजी 25, लेबर रेट पर आवर 30, और नीचे सिर्फ मैं लिख रहा हूँ कि जी ओवरहेड estimated overhead for calculation of absorption rate. यहाँ पे absorption rate भी हम निकालेंगे, absorption rates, डिपार्टमेंट A और डिपार्टमेंट B, यहाँ पे हम लेंगे जी लेबर आवर्स, machine hours, production overheads in rupees, $25,000 or 2,000, machine hours 500 and 10,000, production overhead 250,000 और 80,000। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है, कैलकुलेट ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जीटी। ठीक है जी, ये मैंने कैलकुलेट करना है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ जीटी। तो कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए मुझे टोटल कॉस्ट चाहिए, और टोटल कॉस्ट निकालने के लिए मुझे 3 कॉस्ट चाहिए, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। ठीक है जी, सो वेल लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम वही करेंगे मटेरियल कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट हम इजीली निकाल लेंगे। यहां मैं ले आता हूं जी रुपीस। ओके, अब मटेरियल कॉस्ट कैसे निकलेगी? देखिए हमने क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ, उसकी वर्किंग यहाँ मैं ब्रैकेट में शो करूंगा, फिर कैलकुलेट कर लेंगे। देखिएगा हमें 100 यूनिट का ऑर्डर मिला है। एज पर क्वेश्चन मटेरियल यूजेज जो है वो 3.2 kg है पर यूनिट, यानी 3.2 kg यूज होगा, और हमारी जो मटेरियल की प्राइस है पर केजी वो 25 है। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा 100 इंटू 3.2 इंटू 25, ये 8,000 की अमाउंट आ गई। ये मेरी मटेरियल कॉस्ट है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये मेरी मटेरियल कॉस्ट है। अब इसी तरह मैं आगे चलूंगा लेबर कॉस्ट की तरफ। लेबर कॉस्ट, अच्छा अब लेबर कॉस्ट में अब कितने आवर्स लगेंगे? अब चूंकि 2 डिपार्टमेंट है, 2.5 आवर्स लगेंगे डिपार्टमेंट ए में और 0.5 आवर्स लगेंगे डिपार्टमेंट बी में। तो क्यों ना पहले टोटल नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट कर लें लेबर के लिए, या दूसरा तरीका यह है कि दोनों की सैलरीज अलग बना लेते हैं। डिपार्टमेंट ए, चले इस तरह कर लेंगे, ज्यादा आसान हो जाएगा। अब इसमें कैसे होगा? देखिए आप 100 यूनिट बना रहे हो और 1 यूनिट पर डिपार्टमेंट ए में लेबर का 2.5 टाइम लगेगा, 2.5 इनटू, और रेट लेबर का 30 है, और ये किसी डिपार्टमेंट का नहीं लिखा हुआ, 30 है तो वो ए पे भी एप्लीकेबल होगा, वो बी पे भी एप्लीकेबल होगा, मल्टीप्लाई 30, यानी 100 यूनिट बना रहा हूं मैं, 1 यूनिट पे 2.5 आवर्स लगेंगे, और पर आवर जो कॉस्ट है लेबर की वो 30 है। अब इसको अगर हम यहाँ कैलकुलेशन करें 100 इंटू 2.5 इंटू 30, ठीक है जी, अब ये अमाउंट आ गई 7500। अब मैं अगेन लेबर कॉस्ट निकालता हूं। ठीक है, अब लेबर कॉस्ट में निकालूंगा डिपार्टमेंट बी की। अब डिपार्टमेंट बी की लेबर कॉस्ट कैसे निकलेगी? इसी तरह कैलकुलेशन देखें, 100 यूनिट में बना रहा हूं, 1 यूनिट को बनाने के लिए 0.5 आवर्स लगेंगे मुझे डिपार्टमेंट बी में, और रेट मेरा वही है 30, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं,
इज इक्वल टू 100 इंटू 0.5, यानी इसका मतलब मुझे 50 आवर्स चाहिए होंगे और 50 आवर्स को 30 से मल्टीप्लाई करूं तो 1500 लेबर कॉस्ट आ जाएगी डिपार्टमेंट बी में। अच्छा, जब ये कॉस्ट कैलकुलेट हो गई, अब मैं जाऊंगा ओवरहेड्स की तरफ। ओवरहेड्स, अब मैं लूंगा प्रोडक्शन ओवरहेड्स, और यहाँ जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स लेने हैं वो एब्जॉर्ब्ड होते हैं, इसलिए प्लीज लिखिएगा क्लियरली एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। और मुझे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड दोनों डिपार्टमेंट के चाहिए, डिपार्टमेंट ए, और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड मुझे चाहिए डिपार्टमेंट बी, यानी मुझे दोनों डिपार्टमेंट्स के ये कैलकुलेट करने। ओके, अब डिपार्टमेंट ए और बी की कैलकुलेशन करने के लिए ऑब्वियसली मुझे वर्किंग बनानी पड़ेगी, लेकिन इसको जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं नीचे लिखूंगा टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डर, ये टोटल ऑर्डर कॉस्ट है, और उसके बाद इसको डिवाइड कर दूंगा यूनिट्स पर, और फिर मेरी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ जीटी। ठीक है जी, यहां तक तो मेरा यहाँ सॉल्व हो गया। अब इससे नीचे सारी वही कैलकुलेशन करनी है जो ओवरहेड में पड़ी थी। सबसे पहले मुझे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट चाहिए, यहां से नीचे मैं वर्किंग 1 में आ रहा हूं। अब मुझे चाहिए ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अब देखें, पहली चीज है कि क्या ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट डिफरेंट है, या कहीं क्वेश्चन के अंदर देखें तो यहां से हमें आइडिया हो जाएगा एस्टिमेटेड ओवरहेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट्स। जब वर्ड रेट्स यूज किया है तो ये बड़ा क्लियर है कि एक से ज्यादा रेट है, और एक से ज्यादा रेट तभी हो सकते हैं, एक से ज्यादा दो ही हो सकते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो दो डिपार्टमेंट है, तो इट मींस कि ये आपके जो ऊपर डाटा दिया वो बड़ा क्लियरली बता रहा है कि हमें यहाँ पर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट डिपार्टमेंटल यूज करने हैं। अच्छा, जब मैं डिपार्टमेंटल रेट यूज करता हूँ तो डिपार्टमेंट ए का रेट किस पर बेस करेगा? डिपार्टमेंट ए, देखो लेबर आवर्स किसमें ज्यादा हैं? डिपार्टमेंट ए में, और सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। अगेन डिसाइड हो गया मेरा कि मैं डिपार्टमेंट ए के लिए लेबर आवर्स यूज करूंगा। मशीन आवर की बात करें, मशीन आवर्स डिपार्टमेंट ए में नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू डिपार्टमेंट बी, तो इसका मतलब डिपार्टमेंट बी के लिए मुझे मशीन आवर्स यूज करने हैं। ठीक है, अब जब मैं यूज करूंगा तो मैं पहले कैलकुलेट करता हूं ओवरहेड डिपार्टमेंट ए का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बेस्ड ऑन लेबर आवर्स, और अब मैं यहाँ पर सीधा सीधा वैल्यू निकालता हूँ, क्योंकि फार्मूला हम ऊपर पढ़ चुके हैं। क्या फार्मूला होता है? बजटेड एस्टिमेटेड ओवरहेड्स। और ये जितना भी डाटा दिया हुआ है, ये देखो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एस्टिमेटेड ही है। तो एस्टिमेटेड ओवरहेड्स कितने आए मेरे? एस्टिमेटेड ओवरहेड है मेरे पास 250,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस लेबर आवर्स, तो लेबर आवर 25 है, तो रेट आ गया 10। इसी तरीके से ओवरहेड डिपार्टमेंट बी, इसके ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करता हूं बेस्ड ऑन मशीन आवर्स। अब मशीन आवर्स बेसिस पे अगर कैलकुलेट करता हूं तो मेरे देखिएगा मशीन आवर्स कितने हैं, ओवरहेड कितने हैं इसके बी के 80,000, और इसको डिवाइड करूंगा एस्टिमेटेड मशीन आवर्स 10,000, तो ये 8 रुपीज रेट आ गया। अब जैसे मैंने दो रेट कैलकुलेट कर लिए, अब मैं अब्सॉर्ब करना चाहता हूँ, जरा देखिएगा कैसे अब्सॉर्ब होंगे डिपार्टमेंट ए के। मुझे एक्चुअल बेस चाहिए। एक्चुअल बेस का मतलब क्या है? डिपार्टमेंट ए किस पर बेस कर रहा है? लेबर आवर्स पे। आप एक मिनट जरा प्लीज। ओके जी प्लीज। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो है, अब मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मेरा किस पर बेस करेगा? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट लेबर आवर्स में। तो मुझे लेबर आवर्स चाहिए डिपार्टमेंट ए के, एक्चुअल लेबर आवर्स। तो अब वो तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 100 यूनिट बना रहा हूं मैं, और हम कह रहे हैं इस पर 2.5 आवर्स लगे। ठीक है, तो ये मेरे एक्चुअल आवर्स आ गए, लेकिन इसको मैं मल्टीप्लाई 30 से नहीं करूंगा जो ऊपर नजर आ रहा है, मैं इसको ओवरहेड से करूंगा 10 से।
ठीक है जी। अब इसको देखें, कैलकुलेट करने 100 इंटू 2.5 इंटू 10, ये 2500 आ गया। अब डिपार्टमेंट बी की कैलकुलेशन करते हैं। डिपार्टमेंट बी का जो रेट है वो बेस कर रहा है मशीन आवर्स पे। डिपार्टमेंट बी का जो है वो मशीन आवर्स की बेस पर हम कैलकुलेट करेंगे। अब मशीन आवर्स की बेसिस पर देखें तो मुझे कितने एक्चुअल मशीन आवर्स हैं, मशीन आवर्स चाहिए। देखो ये डाटा है मशीन आवर्स, और डिपार्टमेंट बी में एक्चुअल कितने लगे हैं, 2 आवर्स। तो इसको मैं इस तरह लूंगा 100 इंटू 2 इंटू, और इसका रेट है 8। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट किया इज इक्वल टू 100 इंटू 2 इंटू 8। ये कैलकुलेट किया तो ये 1600 आ गया। अब अगर इन सबको मैं प्लस कर लूं, अब ये मेरी सारी कॉस्टिंग मुकम्मल हो गई यहां तक। अब इसको प्लस करते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डर आ जाएगी। इसको टोटल किया तो 21,100 आ गया। और कितने यूनिट्स का ऑर्डर था, 100 यूनिट का ये क्वेश्चन में गिवन है। जस्ट इस पे मैं जब डिवाइड करूंगा, यानी ये वैल्यू फर्ज करें मेरी वैल्यू ए है और ये वैल्यू बी है, तो मैं पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए क्या करूंगा, ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, जब मैंने डिवाइड किया तो 21,100 को 100 पे डिवाइड करूंगा तो यूनिट कॉस्ट 211.00 आ गई। यानी एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए मेरी जो टोटल कॉस्ट है, ओवरहेड नहीं सिर्फ, टोटल कॉस्ट वो 211 है। ये याद रखिएगा। ये जो मैंने कैलकुलेट किया, दिस वन इज नॉन एज एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स। ठीक है, इसको हम एब्सॉर्ब ओवरहेड कहते हैं। ये हमारा स्टेप 5 था, एब्सॉर्ब ओवरहेड। ठीक है जी। अब उसके बाद स्टेप नंबर 6, छोटे छोटे 2 स्टेप है, इसको आज खत्म करना है क्योंकि फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह हम दोनों की प्रैक्टिस शुरू करेंगे, लेबर और ओवरहेड्स की। तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये और क्लियर हो जाएगा। स्टेप नंबर 6 है हमारे पास, कैलकुलेट अंडर या ओवर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड। और ये बहुत इजी, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड हमने कैलकुलेट किए और आपको क्वेश्चन में एक्चुअल दे देगा, खुद देगा। यानी इसमें अब एब्सॉर्ब और वो निकालने के लिए क्या करूंगा, मुझे 2 चीजें चाहिए। नंबर 1 एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड एंड नंबर 2 एक्चुअल ओवरहेड्स। और अगर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड एक्चुअल से ज्यादा होंगे तो ओवर एब्सॉर्ब्ड, आंसर प्लस में आएगा तो माइनस में आएगा तो अंडर एब्सॉर्ब्ड, जो इस तरह मैंने फार्मूला लिखा है। लेकिन अगर आप लिखते हो एक्चुअल माइनस एब्सॉर्ब तो फिर ओवर माइनस में आएगा और अंडर प्लस में आएगा। तो ये जैसे मर्जी लिखते हैं, इससे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वैल्यू आपने सही लेनी होती है। ठीक है जी। अब इसको अगर मैं लूं, इसी डाटा को मैं लूं और मैं लिखूं कंटिन्यूइंग टू प्रीवियस एग्जांपल, assuming actual overheads in department A were rupees 2,700 and in department B rupees 1,500। तो कैलकुलेट डेफिनेटली कैलकुलेट करना है अंडर या ओवर एब्सॉर्ब। तो सबसे पहले आप 2 डिपार्टमेंट्स हैं, दोनों को ले आते हैं, ए और बी। डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी, ठीक है जी, इन दोनों को लेकर आए। अब इसमें मुझे 2 चीजें कैलकुलेट करनी है, लेकर आनी है, बल्कि कैलकुलेटेड तो ऑलरेडी है, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी होती है। अब मैं सबसे पहले लेता हूं एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स। अब डिपार्टमेंट पिछली एग्जांपल के मुताबिक देखेंगे कि एब्सॉर्ब कितने किए। तो ए डिपार्टमेंट में हमने एब्सॉर्ब किए हैं 2500 और बी डिपार्टमेंट में हमने एब्सॉर्ब किए हैं, ये ऊपर से वैल्यू डाल रहा हूं 1600। ठीक है, और एक्चुअल ओवरहेड गिवन है क्वेश्चन में, वो एज इट इज लिख लोगे। एक्चुअल ओवरहेड हमने दिए हैं, ये माइनस करेंगे 2700, ठीक है, और यहाँ पर माइनस 1500। अब मैं इसको टोटल कर लूंगा। जब इसको टोटल करता हूं, ये आंसर एक माइनस में आ रहा है, देखिएगा एक प्लस में आ रहा है। जो माइनस में आ रहा है वो अंडर एब्सॉर्ब्ड है और जो प्लस में आ रहा है वो ओवर एब्सॉर्ब्ड है। ऊपर से देख सकते कि जहां पर एब्सॉर्ब कम है
तो आपने एब्जॉर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि ये अंडर है, ये ओवर है, इसलिए ये अंडर है, और यहाँ पर एब्जॉर्ब ज्यादा है इसलिए ये ओवर है। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा अंडर या ओवर एब्जॉर्ब। ठीक है जी, ये हर महीने आप कैलकुलेट करते रहते हैं। और अब मेरा आखिरी स्टेप, छोटा सा स्टेप है, ये भी हम पढ़ चुके हैं इसका एक हिस्सा, और ये सिंपल ये है, क्लोज अंडर ओवर एब्जॉर्ब। अब जब मैं क्लोज करूंगा स्टेप 7 में, तो इसमें दो मेथड होते हैं। मेथड नंबर 1 होता है क्लोज टू सीजीएस। जब मैं सीजीएस को क्लोज करूंगा तो एंट्री क्या होगी, मैं कोई एक एंट्री कर देता हूं, इन केस ऑफ अंडर अब्सॉर्ब। अगर सिचुएशन अंडर अब्सॉर्ब है तो क्या एंट्री बननी चाहिए? ठीक है, क्योंकि आप क्लोज कर रहे हो सीजीएस को, जिसका मतलब है कि अंडर अब्सॉर्ब है। अंडर अब्सॉर्ब का मतलब है कि कॉस्ट कम चार्ज हुई है आपकी सीजीएस को, तो मैं डेबिट करूंगा सीजीएस, ये एंट्री पहले भी पढ़ चुके हैं हम, और क्रेडिट कर दूंगा प्रोडक्शन ओवरहेड्स को। ठीक है जी, अब इसी तरीके से दूसरा मेथड होता है हमारे पास क्लोज टू इंटायर प्रोडक्शन। इंटायर प्रोडक्शन में हम किसमें क्लोज करते हैं? सिर्फ सीजीएस में नहीं। ठीक है, तो उसमें हम 3 हेड में क्लोज करते हैं, ये याद रखिएगा। इसमें सीजीएस में भी क्लोज होता है, डेबिट सीजीएस भी करेंगे अंडर अब्सॉर्ब की सूरत में, डेबिट में वर्क इन प्रोसेस को भी करूंगा, और डेबिट में फिनिश गुड्स को भी करूंगा। 3 डेबिट होंगे। रीजन क्या है? जब कॉस्ट अंडर अब्सॉर्ब हुई है तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो गुड्स सेल हुई है वो अंडर अब्सॉर्ब हुई है, जो अभी आपकी प्रोडक्शन हो रही है वो भी अंडर अब्सॉर्ब है, जो प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुकी है और सेल नहीं हुई वो भी अंडर अब्सॉर्ब है। तो लिहाजा वो जो भी इनके बैलेंसेस दिए होंगे सीजीएस, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स के, उसके बैलेंसेस की रेशो लेकर तीनों में ट्रांसफर कर दोगे, और क्रेडिट हम कर देंगे प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक है, और अगर ओवर अब्सॉर्ब होगा तो एंट्री रिवर्स कर दोगे, यानी ओवर अब्सॉर्ब के केस में यहाँ सीजीएस जो है वो क्रेडिट होगा, प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट हो जाएगा, और यहाँ पर प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट होगा और 3 हेड क्रेडिट होंगे। सीजीएस भी क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि सीजीएस भी ओवरस्टेट हुई हुई है, आपकी वर्क इन प्रोसेस भी क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये इन्वेंट्री भी ओवरस्टेट हुई है, और फिनिश गुड्स भी क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये भी ओवरस्टेट हुआ है। ठीक है जी, ये 3 चीजें आपने इसमें 3 में आपने करना है। तो प्लीज आज जितना मैंने लेक्चर आपको दिया, ये सारे का सारा मैंने एक्सेल पे किया आज, तो इसको मैं शेयर भी कर दूंगा क्लास के बाद। ठीक है, शाम तक कर दूंगा, तो अभी थोड़ा सा बिजी होऊंगा तो उसके बाद मैं कर दूंगा। लेकिन एक दफा आपने अच्छी तरह इसको रिवाइज करना, बुक से भी पढ़ना है, बुक से भी लाजमन आपने उसको पढ़ना है, बुक से पढ़े बगैर गुजारा नहीं है। और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, तो को दे चुका हूं, अब ओवरहेड के क्वेश्चन भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, उसको भी आपने लाजमन करना है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन हो यहाँ पर पूछ लें, अभी हमारे पास 1 मिनट है। सर वो पिछले जो टॉपिक रहता है उसके आपने सॉल्यूशन भेजना था, उसका मटेरियल की बात कर रहे हो? जी जी सर। अच्छा चले, मैं देखता हूँ, स्टूडेंट को मैंने कहा था मुझे दे दो, असल मैंने हाथ से बनाया हुआ है और स्टूडेंट ले ली मुझसे, और अभी तक वो पता करें ना ताकि वो वाइंड अप होता जैसा। सर मैं उसको मैसेज कल भी किया था, तो उसने कहा था मैं दे दूंगी, लेकिन आई नहीं, तो माइट भी आज आके दे जाए ना, तो जैसे दे जाती है मैं आपको क्योंकि वर्ड में होता है ना, मेरे पास कंप्यूटर में मैं दे चुका होता, बाकी है मेरे पास उसमें वो मैं दे दूंगा आपको, बाकी से दोबारा आ जाता है मैं भी दे देता हूँ आज इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो इसको एक दफा प्लीज सारे बच्चे इसको रिवाइज कर लें, एंड देन इंशाल्लाह वी विल डिस्कस। जरा इसके पॉइंट बना लीजिएगा, तो अगले लेक्चर में पहले डिस्कशन करेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच।